हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हमने इस चैप्टर के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के सारे रूल के फेजेस को पढ़ लिया कि कैसे उन्होंने कब्जा करा। बेसिकली हम अगर बात करें 100 बातों की एक बार, ब्रिटिशर्स की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है प्लस एक्सपेंशन के साथ साथ उन्होंने जिन भी रीजन्स पे कब्जा करा, लोकल नवाबों को, राजाओं महाराजाओं को, रूलर्स को, लीडर्स को हराकर उन्होंने उसके बाद उन रीजन्स में कंसोलिडेशन अपना कैसे जमा कर रखा। तो ब्रिटिशर्स की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और जो कंसोलिडेशन पॉलिसी थी वो वॉर्स की टर्म्स में हमें शुरू में देखने को मिलती हैं कि उन्होंने कब्जा करना शुरू करा अलग अलग पावरफुल किंगडम्स के साथ युद्ध कर लाइक एंग्लो मराठा, एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स, और दिल्ली के सुल्तान इंडिया के एम्परर को भी हराया बैटल ऑफ बक्सर में, शालम टू को दीवानी राइट्स लिए। अब हम लोग कुछ एक जर्नल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से था भारत के अंदर। अब एक तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है ब्रिटिशर्स का, एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है अलग से एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में जो भी हम प्रोमिनेंट फीचर्स पढ़ेंगे, जैसे सिविल सर्विसेज को हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पुलिस सिस्टम को पढ़ेंगे, इनके आर्मी को पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है वेरियस एग्जाम्स में इंक्लूडिंग यूपीएससी में। और ये पूरे के पूरे ऊपर क्वेश्चन बना तो आपको ये चीज़ रेडी रखनी चाहिए, जैसा कि आपने 2022 के पेपर में देखा होगा जब हम लोगों ने मेंस की एनालिसिस करी थी। यूपीएससी ने चालाकी यही करी थी 2022 के मेंस के पेपर में कि जिसके ऊपर कंटेंट कम है उसको 250 वर्ड्स में डाल दिया, जिसके 3 पेजेस गिवन होते हैं, और जिसके ऊपर कंटेंट बहुत ज़्यादा है वो 10 मार्क करके 150 वर्ड्स के अंदर डाल दिए, जिसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स के बाद 2 पेजेस होते हैं लिखने के लिए, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। तो आपको ये रेडी रहना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो सिविल सर्विसेज के बारे में आप इतना कुछ पढ़ोगे, उसके बाद आर्मी का पैराग्राफ है, फिर पुलिस का पैराग्राफ है, फिर जुडिशियल सिस्टम का पैराग्राफ है। लेकिन यू शुड बी रेडी विद ऑल दिस कि आप इसको कंप्रेस करके शॉर्ट में मेन पॉइंट्स क्या लिखोगे। डोंट वरी, वो आंसर राइटिंग से आपको आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, भारत में इनका किस प्रकार से ये चीज़ चली आ रही थी। तो अंग्रेज़ों के टाइम से जो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये मुख्य रूप से 4 प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा गवर्न होता था, जिसके 4 रूप थे। एक सिविल सर्विसेज, दूसरा आर्मी, तीसरा पुलिस और चौथा जुडिशरी। चलो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, जानते हैं कि ये तैयारी हमारी जो होती है यूपीएससी की टर्म्स में, आज इसका इतिहास क्या था। बिल्कुल इसको जड़ से उखाड़कर इसके बारे में बात करते हैं। जो टर्म है ना सिविल सर्विस, इसको सबसे पहली बार यूज करा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और उनका एक मकसद था। ये सिविल सर्विस आज के टाइम की सिविल सर्विस से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। इनका मकसद क्या था, इन्होंने टर्म यूज क्यों करी थी, ताकि ये अपने सिविलियन एम्प्लॉयज को जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे उनको अलग करके देख सके, उनकी अलग ड्यूटीज एलोकेट कर सके, उनका पहनावा ड्रेसिंग सेंस अलग कर सके एज कंपेयर टू जो लोग उस टाइम पर इनकी मिलिट्री में काम करते थे। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि सिविलियंस को मिलिट्री ऑफिसर से अलग करने के लिए, सिविलियन एम्प्लॉयज जो हैं उनको, सिविलियन ऑफिसर्स को मिलिट्री ऑफिसर से अलग करने के लिए टर्म यूज करी इन्होंने सिविल सर्विस। उस टाइम पर इन्होंने क्या काम दिया सिविल सर्वेंट्स को, जो इनकी अध्यक्षता में, इनकी छत्र छाया में काम करते थे, दोज हू वर वर्किंग विद इन देयर अम्ब्रेला स्ट्रक्चर।
कि जो भी कानून बनकर आएगा ब्रिटेन से या भारत में, जो भी हम लोकल लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज बनाएंगे, उसको आप लोगों को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना है। इसके अलावा आपकी मेन जॉब जो होगी वो होगी रेवेन्यू कलेक्शन की। आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इनिशियली सिविल सर्विस नाम में ही एक हमें झलक देखने को मिलती है कि सिविल सर्विस टर्म एक कमर्शियल नेचर की टर्म थी, और बाद में जाके वो तब्दील हुई, वो कन्वर्ट हुई पब्लिक सर्विस में। हम बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं। आप में से कोई भी जन प्लीज इसको आज के कंटेम्प्ररी सिविल सर्विस या सिविल सर्विस के मीनिंग से रिलेट करने की कोशिश ना करें। इसको सब लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नजरियों से देखो अभी, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक, ईशा याद है, शाइनी याद है, सुप्रीम कोर्ट जो स्टैब्लिश करा जाता है कलकत्ता के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट आज के सुप्रीम कोर्ट से कैसे भी करके इक्वेट नहीं करा जा सकता है ना। वो तो सिर्फ एक कठपुतली था उस जमाने का सुप्रीम कोर्ट, रेगुलेटिंग एक्ट से जो बना था, है ना। तो इन द बिगिनिंग जो अपॉइंटमेंट थी इन सर्विसेज में, तो शुरुआत में जो अपॉइंटमेंट थी इन सर्विसेज में, ये सारा का सारा जो अधिकार होता था कि इन सिविल सर्विस में, इस सिविल सर्विस में, पब्लिक सर्विस में अपॉइंट होगा कौन, ये सोल अधिकार था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कंपनी के। कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने वाले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, याद है वो 24 डायरेक्टर्स जिनके बारे में हमने देखा था। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर इनका अधिकार है कि कौन बनेगा सिविल सर्वेंट, तो ये कहीं से भी एग्जामिनेशन फॉर्म में या इलेक्टेड फॉर्म में है क्या ये सिविल सर्वेंट्स इस जमाने में, बताओ है क्या? नहीं ना। तो इनके लिए टर्म यूज होती है कि शुरू शुरू में जो सिविल सर्विस का नेचर था, देवर नॉमिनेटेड सिविल सर्वेंट्स, नॉमिनेटेड सिविल सर्वेंट्स। अब जब ये नॉमिनेटेड होते थे, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसको कोई ऐसा पर्सन मान लो कि जैसे किसी ने पैसे देकर कोई एक पोस्ट प्राप्त करी हो, उसने टेबल के नीचे से किसी को पैसे पहुंचाए हो कि मुझे इस पोस्ट पर पहुंचा दो, और जो उसने पैसे जो दिए हैं और जिस पोस्ट पर वो पहुंचना चाह रहा है, तो एक तो अपने वो दिए हुए पैसों की रिकवरी करेगा पहले। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऐसे किसी को नॉमिनेट कर देते होंगे कि नहीं यार, मतलब ये बहुत अच्छा है, ये इसने बहुत अच्छा काम करा है, जो इन तक पैसे पहुंचाए, ये जो इनकी चापलूसी करे, ये इनको जो वादा कर दे कि हम इतने पैसे पर महीने तुम्हें निकाल कर देंगे। तो यानी कि जो एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो पैसा देना पड़ा, और जिस पोस्ट पे जा रहे, तो इनके दिमाग में करप्शन तो है ही ना कहीं ना कहीं। तो जो नॉमिनेटेड सिविल सर्वेंट्स थे, इनके ऊपर आरोप लगता रहा, देवर इंडल्ज इन करप्शन, रिश्वत लेना और इलीगल प्राइवेट ट्रेड करते थे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का लक्ष्मीकांत में जो हम पढ़ते हैं, क्या वो लाइन नहीं आती है वहां पर कि कंपनी सर्वेंट्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स, एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स फ्रॉम द लोकल इंडियंस? बताओ, है ना। अब यहां पर हम लोग ना क्रोनोलॉजी में बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग टॉपिक से भटकना मत। क्रोनोलॉजी हम लोग सिविल सर्विस की टर्म्स में देख रहे हैं, तो ऐसा मत कहना कि सर ये डायरेक्ट यहाँ पर नाम कॉर्नवालिस का कहां से आ गया, क्योंकि हम सिर्फ सिविल सर्विस के टॉपिक को समझने बैठे हैं यहां पर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत में आते हैं एज गवर्नर जनरल बनकर 1786 में, इन्होंने रूल्स फ्रेम करे अगेंस्ट प्राइवेट ट्रेड। इन्होंने कंपनी के सर्वेंट्स की सैलरी भी बढ़ाई, और वो सैलरी इतनी थी कि दुनिया के किसी भी कंट्री में जो उस जमाने में जो सिविल सर्वेंट्स को जो सैलरी मिलती थी, वो उससे कहीं ज्यादा थी। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट्स को मिलने वाली सैलरी वॉज द हाइएस्ट पेड सैलरी अमंग्स्ट ऑल द सिविल सर्वेंट्स इन द वर्ल्ड। जमाना आगे बीतता है, 12 साल के बाद लॉर्ड वेलेस्ली, अब मुझे बता दो ये कौन सा वेलेस्ली? रिचर्ड वेलेस्ली। और इसका भाई कौन था? क्या आर्थर के पास कभी गवर्नर जनरल की पोस्ट रही? नहीं। और यूपीएससी ने फंसाया किसका नाम देकर था साल 2018 में?
आर्थर। ठीक है, तो अब एक बार बताओ ईशा, तीसरी बारी हमारे सामने नाम आ रहा है इस चैप्टर में, तीसरी बारी, और सिर्फ 8th क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है, दिस शोज कि पेपर बनाने वाले क्या देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि इंडिया आया एज गवर्नर जनरल इन 1798, इसने ये बोला कि देखो सिविल सर्वेंट्स ना अंधाधुंध जो काम कर रहे हैं ये चीज काम ठीक नहीं है। और हमेशा आपको पता है कि अंग्रेज अंग्रेज जो भी आते थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो भी आए, ये हर चीज एक प्रॉपर वे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते थे। तो ये वो पर्सन होता है जो कि इंट्रोड्यूस करता है कि इनके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। और सिर्फ इसका जो आइडिया था ना ट्रेनिंग का, हमें इसी को थैंक यू बोलना चाहिए, या कह सकते हो कि इसी की वजह से परेशान भी होते हैं कि ये ट्रेनिंग का जिक्र जो इसके मुंह से निकल गया और जो इसने अपनाया भी, सिर्फ इसी के बेसिस पर आज हमें हमारी ट्रेनिंग का ग्राउंड लबासना देखने को मिलता है। इन 1800 इसने स्टैब्लिश करा कॉलेज इन फोर्ट विलियम्स एट कलकत्ता, ताकि ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा सके लिटरेचर, साइंस और लैंग्वेजेस में सिविल सर्वेंट्स को। तो यानी कि अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि फोर्ट विलियम कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी का था, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? ब्रिटिशर्स का। और फोर्ट विलियम कॉलेज अगर ब्रिटिशर्स में, अगर चलो ये क्वेश्चन भी आ जाए और कौन से गवर्नर जनरल ने स्टैब्लिश करवाया था, तो क्या कहोगे? मेरे सामने वेलेस्ली मत बोला करो, लॉर्ड वेलेस्ली भी मत बोला करो, लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली, और कलकत्ता के अंदर स्टैब्लिश करवाया। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए साल 2018 का क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्टैब्लिश करा गया, ये लाइन आपको बेसिक तरीके से कोई कुछ भी दावा करता है कि स्पेक्ट्रम से निकली है, वहां से निकली है। यूपीएससी जैसा कमीशन आयोग एक फालतू बुक बाजार से स्पेक्ट्रम को तो कभी नहीं उठाने वाला। ठोस सोर्सेज पर रिलाय करा जाता है, एनसीईआरटीज एंड तमिलनाडु एनसीईआरटीज। बस वही वाली बात है कि एनसीईआरटीज की डेफिनेशन को कोई कैसे समझता है, ये चीज। ये फोर्ट विलियम कॉलेज का जिक्र यहां पर, और उसी के साथ इसी पैराग्राफ में जिक्र यहां पर। तो यूपीएससी को ये लगा और मद्रासियों को पेपर बनाने वाले को ये लगा कि क्या बच्चों को ये पता है कि ये वेलेस्ली कौन सा, जो कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में 2 बार वो लोग मेंशन कर चुके हैं कि रिचर्ड वाज द गवर्नर जनरल वेलेस्ली एंड आर्थर उसका भाई वेलेस्ली। ठीक है, और यहां पर देखो ये आर्थर वेलेस्ली, लेकिन स्पेक्ट्रम सब लोग पढ़ते ही जाते तो पूरा नाम तो होता नहीं था उस टाइम पर। अब अपडेशन के बाद तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन 2018 की मार्केट से स्पेक्ट्रम लाकर देखोगे तो नाम नहीं मिलेगा। और थर्ड ऑप्शन, जिसको ये पता था, सिर्फ जो 8वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़कर गया था, बाहर में गई स्पेक्ट्रम, उसको बेच के पाव भाजी खाओ, इसको काटो, और ये 2 ऑप्शन चले गए, ऑप्शन 3 और यहाँ पे ये ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, थर्ड ऑप्शन लेके चला गया। क्या ये चीज़ यहां से बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्ट नहीं है? ईशा बताना कि लॉर्ड वेलेस्ली का जिक्र होना और चैप्टर के अंदर रिचर्ड का जिक्र होना और आर्थर का जिक्र होना और फोर्ट विलियम का भी इसी पैराग्राफ में जिक्र होना, वेलेस्ली का भी इसी पैराग्राफ में जिक्र होना, और यूपीएससी का ये वाला क्वेश्चन बनाना, कड़ी से कड़ी मैच हो रही है। तो इसने ये डिसीजन लिया, ठीक है, इसने स्टैब्लिश करा ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए, पूरा इसने सिलेबस, करिकुलम वगैरह सब कुछ मिल बैठ के बनाया, मेहनत करी। लेकिन जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 24 डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इसके एक्शन प्लान को डिसअप्रूव कर दिया कि नहीं रिचर्ड भाई साहब, ये इसकी ट्रेनिंग जो है ना कलकत्ता में ना हो, कलकत्ता में नहीं होनी चाहिए, फोर्ट विलियम में नहीं होगी। और उन्होंने एक इंग्लैंड के अंदर एक जगह है हेलीबरी, वहां पर ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला 1806 में, और उन्होंने बोला किसी को भी अगर सिविल सर्वेंट बनाया जाता है तो उसकी ट्रेनिंग इंग्लैंड में आकर इस ईस्ट इंडिया कॉलेज हेलीबरी में होगी 1806 में। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो हिंदुस्तानी चमड़ी का क्यों ना होता हो, ये भी हम देखेंगे अभी आगे, अभी ये कंटिन्यू है अभी और, लेकिन अगर ट्रेनिंग करने जाना है तो कहां जाना पड़ेगा? और
इफ आई एम नॉट रॉन्ग साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में सिंगापुर एक हफ्ते के लिए लबासना से लेकर जाया जाता है हम आईएएस को, और आईएफएस तो ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड ही घूम लेते हैं। और इजिप्ट जाते हैं या फिर इसराइल आई थिंक जाते हैं आईपीएस ऑफिसर्स एक हफ्ते के लिए। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर द आइडिया ऑफ कंपटीशन जो आया, ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं कि किसी को भी नॉमिनेट करना चाहिए, हमें हमें बेटर सिविल सर्वेंट बनने की चाहत किसके अंदर है, भूख किसके अंदर है, इसको हमें निखारना चाहिए, देखना चाहिए। तो कंपटीशन का आइडिया सबसे पहले चार्टर एक्ट 1833 से इंट्रोड्यूस करा गया। तो यानी कि शाइनी चीज समझ पा रहे हो, ग्राउंड बन रहा है यहां से, जो आज हम जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, धीरे धीरे करके इन सब का आइडिया, इन सब की साइकोलॉजी, सोच विचार, इन सब का प्लान, आज ये यही सब चीजें इस एड तक आते आते हमारी लबासना और यूपीएससी का पेपर का प्लान बन रहा है। देख पा रहे हो ना कंपटीशन। बट ये जो सिस्टम था, सिस्टम ऑफ कंपटीशन, बट द सिस्टम ऑफ कंपटीशन वाज दिस नॉट नॉमिनेटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर नॉट एलिजिबल टू राइट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये सिस्टम हुआ इंट्रोड्यूस कि जो लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नॉमिनेट नहीं होंगे ना, यानी कि ऐसा बोला गया, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया ऐसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ना फलाने फलाने पर्सन्स को सबसे पहले तो नॉमिनेट करेंगे कि हम इस पर्सन के अंदर काबिलियत समझते हैं, ऐसे करके मतलब मान लो कि ये 30 लोगों, 60 लोगों, 90 लोगों, जो भी हो, इतने लोगों को हम काबिल समझते हैं कि सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए इनके अंदर काबिलियत है, और इनके बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट हो जिसको ये चुनेंगे, और जिसको इन्होंने नॉमिनेट नहीं कर रखा है वो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही इज नॉट एलिजिबल टू राइट, वो नहीं लिख सकता। तो इस सिस्टम को क्या बोला गया, इस सिस्टम को जब ये ऐसा करा जा रहा है कि कोर्ट ऑफ, मेरी बात आपको बात समझ में आ गई ना, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सबसे पहले XYZ नंबर ऑफ पर्सन को नॉमिनेट करेंगे, लेकिन पहले वो नॉमिनेट होते ही सिविल सर्वेंट बन जाते थे। अब ये नॉमिनेट उस चीज के लिए हुए कि एग्जाम कौन कौन लिख सकता है, कॉम्पिटिशन किसके बीच में होगा। ठीक है, और इस सिस्टम को बोला गया नॉमिनेशन कम कंपटीशन सिस्टम। यानी कि जब तक ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं हटेंगे ना हमारी कहानी से, तब तक कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद जो सिस्टम, थोड़े साल आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है, द सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कि ओपन कॉम्पिटिटिव मतलब क्या, जिसमें हर कोई बैठ सके, जिसमें हर कोई बैठ सके, इसको इंट्रोड्यूस करा गया 1853 के अंदर। ये जो सिस्टम था इसको फिर कंफर्म करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में भी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हो गया था, क्या अबॉलिश हो गया था, क्या अबॉलिश हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो एबॉलिश हो गई थी, तो अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब यानी कि इतनी ताकत, इतनी दम रखते थे, यानी कि आपने देखा वेलेस्ली ने, ये जो रिचर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कलकत्ता में जो इनके लिए ट्रेनिंग कॉलेज खुलवाया, जिसमें लिटरेचर, साइंस और लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट रखे गए, साफ साफ मना कर दिया डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और वहां पर उसको शिफ्ट करवा दिया ईस्ट इंडिया कॉलेज में, हेलीबरी में, इंग्लैंड में। तो यानी कि इसकी इतनी भी नहीं चलती थी। लेकिन अब क्या कोई ईस्ट इंडिया कंपनी या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा कोई पर्सन है जो इंटरफेयर कर सके, ऐसी कोई बॉडी है जो इंटरफेयर कर सके अब डिसीजन में? अब सीधा इस चीज को रेटिफाई कौन करेगा? परछाई कौन था क्वीन की इंडिया में आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858? वाइस रॉय, है ना, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, याद है एक वो पर्सन। और ये सारे की सारी चीजें रेटिफाई फाइनली कौन करेगा, कौन बैठ के इंग्लैंड में? मोनार्क या है ना, जो भी होंगे, किंग या क्वीन। ये जो सिस्टम था कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए, इट वाज कंफर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। मैक्सिमम एज जो रखी गई कंपटीशन के लिए डेट वाज 23 साल। अगर ये होती तो हम में से कोई भी, हमारी सारी अटेम्प्ट इसका मतलब खत्म। ठीक है, आज के लिहाज से हम बात करें, ठीक है, हम में से कोई एलिजिबल नहीं। सब्सिक्वेंटली ईस्ट इंडिया कॉलेज जो हिलीबरी में जो ट्रेनिंग ग्राउंड था, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 ने अबॉलिश कर दिया। इससे अबॉलिश हो गया था 1858 में, एक्ट से नहीं हुआ था, मतलब इस साल में अबॉलिश हो गया था। बेस वही था कि क्राउन रूल के बाद ये अबॉलिश हो गया था।
और जो रिक्रूटमेंट होती थी, अच्छा एक बात मैं और बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो लाइन लिखी हुई है ना, इट वॉज अबॉलिश इन 1858, ये 1858 के बाद चेंजेस क्या क्या आए थे ना, ऐसा कभी कभार क्वेश्चन आता है। तो जनरली हर किसी का दिमाग ना लक्ष्मीकांत में जाता है। आप अपने लक्ष्मीकांत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में इस वाले पॉइंट को अपडेट कर देना एक बार जाकर, इस वाले पॉइंट को अपडेट कर देना एक बार जाकर। और वहां पर जब ये अपडेट करोगे ना, तो उधर लिख देना तमिलनाडु क्लास 8th पार्ट 1, रेफर पेज नंबर 143, ताकि जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठो तब एक बार इस यहाँ पर आके रिवाइज कर लो, और जब इसको रिवाइज करो तो इसका पॉइंट आप लक्ष्मीकांत में जाकर एक बारी वो सारे के सारी चीज़ें देख लो एक बारी जाकर आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्विस का तो कोई चैप्टर नहीं है उसमें, चैप्टर 1 में लक्ष्मीकांत के चैप्टर 1 में एक्ट्स वाला चैप्टर उसमें, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा सा क्या क्या कहोगे इसको, डबल एनालिसिस कर लिया करो ऐसा कभी कभार, वो मैं बता दूंगा कि कब कब कहाँ कहाँ करना होता है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कॉलेज जो था हिलीबरी में, इसको अबॉलिश कर दिया गया 1858 में। तो लक्ष्मीकांत में थोड़ा थोड़ी जो चीज़ें हैं ना साइड में अपडेट कर लेना, स्टिकी नोट्स वगैरह कुछ लगा कर, जैसा आपको ठीक लगे, जो ठीक लगे आपको। लक्ष्मीकांत के लिए नोट्स बनाने मत बैठ जाना, लक्ष्मीकांत के जो नोट्स बना रहा है तो समझ जाना यूपीएससी 2026 से पहले तो उसका होने नहीं वाला, ठीक है। 2026 वाले अटेम्प्ट में जब बैठोगे, अभी 23 वाला आएगा, 26 वाले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स होगा जाकर, ठीक है, उस साल प्रीलिम्स निकाल पाओगे। तो ईस्ट इंडिया कॉलेज जो है हिलीबरी के अंदर, इसको अबॉलिश कर दिया गया। और ये इसको स्टार्ट कब करा गया था? 1806 में, ठीक है, 1806 में दिख रहा है यहां पर, ये देखो। और अबॉलिश कब कर दिया गया? 1858 में। और जो रिक्रूटमेंट थी ना सिविल सर्विसेज में, अब उसके लिए कमीशन बनाई गई सिविल सर्विस कमीशन। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि तुम बताओगे कैसे रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न या कोई भी क्या होना चाहिए मतलब ओवरऑल। अब ये जो 1860 की एक रेगुलेशन आई, उसमें जो मैक्सिमम एज थी ना, पहले तो 23 थी, फिर भी आप उसको लोअर कर दिया कि 22 साल तक सारी अटेम्प्ट खत्म। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। 6 साल बाद 21 साल कर दी गई, 21 साल में सारी अटेम्प्ट खत्म। और 76 में 19 ईयर्स कर दी गई, मतलब बेचारा हमारा अनुज की भी सारी अटेम्प्ट खत्म। इंडियन सिविल सर्विस एक्ट आता है उसके बाद 1861 में, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करता है यूके में बैठकर, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ? थ्रू दिस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली रिजर्व सर्टेन कैटेगरीज ऑफ हाई एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पोस्ट कोवेरेंटेड सिविल सर्विस के लिए, जिसको बाद में इंडियन सिविल सर्विस बोला गया। आपको पता होगा लक्ष्मीकांत में एक एक्ट में 1861 के एक एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में एक बात लिखी रहती है कि द सर्विस वॉज डिवाइडेड इनटू कोवेरेंटेड एंड नॉन कोवेरेंटेड सिविल सर्विस। पढ़ा होगा आप सबने, सुगंधा सबने ऐसा कुछ ना कुछ एक लाइन पढ़ी होगी, है ना? हाँ। तो जो हाई पोस्ट जो थी ना, यानी कि इसको ना हर किसी के लिए ओपन नहीं रखा गया। ये देखो बस सिंपल सी बात है कि जो हाई एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पोस्ट थी ना, इसको कैटेगरी में डाला गया कोवेरेंटेड सिविल सर्विस, जिसमें हर कोई पर्सन नहीं बैठ सकता। और यानी कि जो ये आपको एक्ट दिख रहा है कि इसमें हर कोई नहीं बैठ सकता, ऊपर वाली ये जो रणनीति दिख रही है कि जिसमें हर कोई अपीयर नहीं हो सकता, ये आपको क्या शो कर रही है? आप सब लोगों को बताओ, ये आप सब लोगों को क्या शो कर रही है अर्पित? डबल स्टैंडर्ड नहीं, ये किसके फेवर में है? ये मतलब ये हाँ, कि मतलब यहां पर कौन ना बैठ पाए और कौन सिविल सर्वेंट ना बन पाए? इंडियंस। तो ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ द एज लिमिट एंड होल्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन इन लंदन, ये पॉसिबल हुआ। इट कुड बी पॉसिबल ओनली फॉर अ वेरी फ्यू वेल्दी इंडियंस कि वो इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम में अपीयर हो सके, बाकी सब तो हो ही नहीं सकते थे। तो 1869 में, जैसा कि हम लोग बचपन से नाम पढ़ते हैं, 3 भारतीय जो थे वो सक्सेसफुल हुए इन आईसीएस एग्जाम।
हर कोई तो नहीं हो सकता था। एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दूसरे रमेश चंद्र दत्त, और तीसरे बिहारी लाल गुप्ता। इसी के साथ एक फैक्ट बताना चाहूंगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि बड़े भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर के, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास करा था 1863 में। इनसे पहले था, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये 1869 है, वो 1863 है। ओके, नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन वो सबको पता रहता है, तो चारों के नाम हो सकता है एक साथ आ जाए, फिर आपको ऑप्शन दे दे और लास्ट ऑप्शन एक कोई हो ऑल ऑफ दी अबव, तो उसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव भी होगा कि आईसीएस पास इन सब ने ही करा था। सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम तो हम बचपन से ही जानते हैं। इसके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, बिहारी लाल गुप्ता, ये सब, ठीक है। लेटर ऑन इंडियंस ने ये इंडियंस डिमांडेड कि एज लिमिट को बढ़ाओ, और इसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन वगैरह, अलग अलग मोर्चे वगैरह ये सब जो हुए, और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है ना वो इंडिया में शिफ्ट करो इंस्टेड ऑफ इंग्लैंड। तो हुआ क्या, कुछ साल आगे बीतते हैं, डिमांड वगैरह ये सब जोरों शोरों से होती है। 1892 में मिनिमम जो एज लिमिट थी सिविल सर्विस से अपियर करने की, अब वो दोबारा बढ़ना स्टार्ट, यानी कि देख रहे हो स्टॉक मार्केट की तरह गया है ये वाला गेम, और अभी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। 32 साल, किसी भी वक्त सरकार का माथा थनका, और 24 में अगर सरकार जीती तो ओवर कॉन्फिडेंस। और कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि 3 अटेम्प्ट कर दो, कई लोग बोल रहे हैं 26 साल कर दो मैक्सिमम अटेम्प्ट, तो दोबारा गिरना यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। आप लोग वैसे क्या मानते हो कि सिविल सर्विस में कोई मैक्सिमम अटेम्प्ट वगैरह ये सब कितनी होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या मानते हो आपके हिसाब से? एक आइडल कितना है, कितने अटेम्प्ट और कितनी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए? जितना करंटली है, जर्नल जितना है, मतलब 6 अटेम्प्ट और 32 साल, 32 ईयर्स होता है 6 अटेम्प्ट, तो अभी यही होना चाहिए। तो 8 अटेम्प्ट होनी चाहिए, आप ये कह रहे हो? 8 नहीं है, 6 है ना जनरल कैटेगरी के लिए। हाँ 6 है। नहीं 8 नहीं है, 6 है, क्या बात कर रहे हो यार। 6 अटेम्प्ट होती हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी 32 साल तक। ओके, एस्पिरेंट्स नहीं देखते क्या? दो पहले 4 थी, अब 6 हो गई है। वो नहीं नहीं, लोकसभा राज्यसभा का अलग होता है, उतने उसके लिए। लेकिन पहले यूपीएससी की बात बताओ पहले मुझे, आपको क्या लगता है? सब लोग बताओ। वेरी गुड। मैंने जितना पीसीएस देखा 40 साल तक अनलिमिटेड कर दो, है ना? ठीक है, मेरे हिसाब से देखो क्या होता है, इसका आंसर कभी भी आप लोग भी देना तो ये देना, मिनिमम एज, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यंग लोग बहुत बारी कंट्री के फाउंडेशन को नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए एक मैच्योर और एक्सपीरियंस क्लास की ज़रूरत होती है, और मैच्योरिटी कभी कभार आने में कुछ साल लग जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैच्योरिटी हमेशा 21 साल में, या फिर एक जो एनर्जेटिक लोग हों वही वो बने। बात यहाँ पर एनर्जी की नहीं होती, देश को चलाने में अगर एनर्जी की बात होती तो आप पीएम को क्वेश्चन करो ना, आप बुड्ढे भाई साहब यहाँ पर क्या कर रहे हो? योगा मेडिटेशन कर लेते हो तो एनर्जी है क्या? आ जाओ चलो पार्क में दौड़ते हैं, चलो 4 किलोमीटर, रुकना नहीं है, लेकिन कसम है हम दोनों को हमारी माँ की। जो पहले टपका वो, जो पहले टपक गया वो गया, और जो बच गया वो पीएम बनेगा। अनुभव तो पीएम को देखते ही पता लगता है ना कि एज के साथ आता है, और अनुभव के लिए आपकी सरकार में मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं वो बूढ़े बागड़ बिल्ले। ले लो किसी 21 साल 24 साल वाले को, बना दो यूनियन मिनिस्टर। तो ये जो चीज़ है ना, ये बेकार है। मिनिमम एज और मैक्सिमम अटेम्प्ट जो होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं।
यहाँ पर लेकिन बस ये है कि इंसानों को ये सिखाना चाहिए कि अपने आप से हार नहीं मानो, क्योंकि जैसे अब क्या होता है, कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो एस्पिरेंट्स का संदीप भैया नहीं बनना चाहिए कि थक कर हार गए, अपने आप से हार मान लिया, फिर स्टेट भी ऐसे ही मरे मरे मन से जा रहे हैं। बिकॉज दिस इज एग्जाम एंड एग्जाम कैनॉट डिफाइन, अ शीट ऑफ पेपर कैनॉट डिसाइड कि मेरे चेहरे पे कितनी स्माइल आएगी, मेरी कितनी शादियाँ होंगी, मैं कितना खुश रहूँगा। वो चीज़ें बिल्कुल वो नहीं है। इंसान अगर अपने आप से सेटिस्फाई है, फिर चाहे वो कुछ भी करे, खुशी होनी चाहिए कुल मिलाकर से, क्योंकि इस दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं जाना है किसी ने। बात ये है सिंपल सी। बातें कोई जितनी मर्जी गुंजा ले, कोई किसी को याद नहीं करता इस दुनिया में जाने के बाद। इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है, और जीते जी भी इस दुनिया सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करती है। तो किसी से ना इम्प्रेस हुआ करो, ना कभी किसी को खुश करने के बारे में ज़्यादा सोचा करो। आपकी बातों पर जो हंसे वेल एंड गुड, नहीं हंसे भाड़ में जाओ, मिडल फिंगर सल्यूट दिखाओ उनको, बोलो मर जा जाके साले या साली। इन 1892 मिनिमम जो एज लिमिट थी फॉर अपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इट वॉज रीच टू 21, और मैक्सिमम कर दी गई 23। तो ईशा देखो फायदा हो गया तुम्हें 3 अटेम्प्ट का। ठीक है, 21, 22, 23। 1912 के अंदर एक रॉयल कमीशन बनती है पब्लिक सर्विस में, जिसको अपॉइंट करा जाता है रॉयल कमीशन पब्लिक सर्विस। इससे पहले कौन सी कमीशन बनी थी उसका नाम मत भूलना, जो हमने ऊपर पढ़ा, ये सिविल सर्विस कमीशन। ठीक है, अब एक रॉयल कमीशन बनने जा रही है, पब्लिक सर्विस पे अपॉइंट करी जाती है। इसको चेयर करते हैं लॉर्ड आर्लिंगटन। इसको के लोग इजलिंगटन कहते हैं, जैसे, लेकिन मैं स्टूडेंट से ये बोलता हूँ कि आइलैंड में जैसे हम लोग इजलैंड नहीं कभी बोलते ना, इजलैंड तो एस साइलेंट होता है, तो आइलैंड बोलते हैं, तो ऐसी ये इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है लॉर्ड आर्लिंगटन। ये जो कमीशन थी, यहाँ पर 2 इंडियन मेंबर्स थे। एक थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, और सर अब्दुल रहीम, बिसाइड्स 4 इंग्लिशमैन ऑल्सो वर देयर। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी 1917 में। आर्लिंगटन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, ये पार्शली फुलफिल हो गई, कि जो डिमांड थी ना कि सिविल सर्विसेज का इंडियनाइजेशन होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय इंडियनाइजेशन? इंडियनाइजेशन का मतलब ये जो डिमांड चल रही थी ना, क्या, एक तो एज लिमिट को इंक्रीज करना, नंबर 1 डिमांड ये, और एग्जामिनेशन भारत में इंस्टेड ऑफ इंग्लैंड। तो ये चीज़ पार्शली मान ली गई। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस कब से शुरू हो गया था, कौन से कमीशन के बाद, तो आप कहोगे लॉर्ड आर्लिंगटन कमीशन। ठीक है, जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस। कौन थे इसके मेंबर्स? हिंदुस्तानी थे 2, बिसाइड्स 4 इंग्लिशमैन, गोपाल कृष्ण गोखले जी और सर अब्दुल रहीम जी। उसके बाद आप सब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 लक्ष्मीकांत में देखा होगा, सुना होगा एटलीस्ट। तो उनको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, है ना। 1918 की बात है। मॉन्टेग एंड चेम्सफोर्ड इन्होंने रिकमेंड करा कि 33% इंडियन जो हैं वो रिक्रूट होने चाहिए इंडियन सिविल सर्विसेज में, और ग्रेजुअली वो फिर नंबर होना चाहिए इंक्रीज धीरे धीरे करके। 33% जो होने चाहिए वो रिक्रूट होने चाहिए इंडियन सिविल सर्विस में, और फिर हम धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे इसको। साल आगे बीतते हैं, कुछ 1923 आता है। एक रॉयल कमीशन बनती है पब्लिक सर्विसेज के ऊपर, इसको अपॉइंट करा जाता है विद लॉर्ड फी ऑफ फेरम एज द चेयरमैन, नाम होता है इनका। तो आप इनको लॉर्ड, ये जो रॉयल कमीशन पब्लिक सर्विस के ऊपर फिर से बनने जा रही है, तो आप इसको ली कमीशन भी कह सकते हो और फेरम कमीशन भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। जनरली इसको ली कमीशन बोला जाता है, ठीक है, जो आपने स्पेक्ट्रम वगैरह में कहीं देखा होगा। नहीं भी देखा तो कोई टेंशन नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। इस कमीशन ने रिकमेंड करा ये, लेकिन सारी क्रोनोलॉजी देखो आपको याद होनी चाहिए। आई नो अभी आप स्टोरी सुनते जा रहे हो कि किसमें क्या हुआ किसमें नहीं हुआ। बहुत सारे लोग झिझक के मारे बोलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हो सकता है कोई पहले से पढ़कर बैठा हो वेल एंड गुड, जो नहीं पढ़कर बैठा हो कोई बात नहीं, आप इसके बाद उसके लेवल पे पहुंच जाओगे आराम से। तो इन 1923 एक रॉयल कमीशन बनती है पब्लिक सर्विसेज में, इसको अपॉइंट करा जाता है विद लॉर्ड फी ऑफ फेरम ऐसा चेयरमैन। ये फेरम से थे, मतलब इनको ली कमीशन ही बोला जाता है, मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ, ली कमीशन। इस कमीशन ने रिकमेंड करा कि जो रिक्रूटमेंट है ना टू ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कंट्रोल करे। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट कौन से एक्ट से आई थी, जल्दी बताओ। एटीन 1858 वाले से याद है, वाइस रॉय उसकी परछाई बनकर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैंने बताया था, ठीक है।
ली कमीशन ने रिकमेंड करा इमीडिएटली एक पब्लिक सर्विस कमीशन बननी चाहिए। तो देख रहे हो, बीज डाल दिया गया यूपीएससी का। उसके बाद फिर आपको ये सारी बातें तो लक्ष्मीकांत से पता ही है, लेकिन फिर भी हम एक बार ही पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। इट ऑल्सो मेड प्रोविजंस कि एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बननी चाहिए, और इसी को आज हम कहते हैं यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे, और जिसके लिए हम एम कर रहे हैं एमपीपीएससी वगैरह, तो वो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होती हैं। हर एक राज्य में अलग अलग होती हैं, सब में नहीं होती हैं, होती हैं लेकिन बहुत सारे में। पहले दिल्ली की भी थी दानिप्स की, लेकिन अब वहाँ पर रिक्रूटमेंट एक यूपीएससी के माध्यम से ही होती है, तो वो सिर्फ आपका एक कैडर बन के रह गया अब। हाँ, दिल्ली की थी पहले, अभी कुछ साल पहले ही थी। फिर वो उसमें ये बोल दिया कि यहाँ पर जो डीएसपी वगैरह ऐसा कुछ बनकर आता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी है, तो अब वो यूपीएससी के थ्रू ही हमारा रिक्रूटमेंट होती है। तो कोई फायदा, मतलब वो कुल मिलाकर बात ये है कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू यूपीएससी के एग्जाम में बैठना ही पड़ेगा। अब वो सिर्फ एक कार्डर है, दानिश कार्डर। तो इन द वेरियस प्रोविंसेस प्रोविजन वॉज ऑल्सो मेड फॉर अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इन 2 और मोर प्रोविंसेस। अब आपको पता है हमारे देश में जेपीएससी भी होता है, जो बहुत छोटे राज्य या बहुत छोटे केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो मिलाकर मतलब अपना एग्जाम वो करते हैं। तो उसमें ये हो जाता है कि जैसे जो दानिप्स है ना, तो वो ऐसा होता था दिल्ली, अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स और ऐसा करके। तो आज भी जो दानिप्स कैडर के लोग होते हैं ना, उनकी पोस्टिंग ऐसी होती रहती है, कभी दिल्ली, कभी अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड, और उसकी जो भी फुल फॉर्म है, एक दो यूनियन टेरेटरी आती है, एक नॉर्थ ईस्ट की है, कहीं भी है, ऐसे उनकी वो होती रहती है पोस्टिंग। ये जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का एक फेज है, मतलब काइंड ऑफ। तो ऑल जो मेन एम था ब्रिटिशर्स के इस मेजर का, वो ये था कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व हो सके पब्लिक ये सिविल सर्विस से। लेकिन बाद में सिविल सर्विस सिस्टम एक बेस बन गया इंडिपेंडेंट इंडिया में, जो कि आज हम जिसके लिए ट्राई कर रहे हैं, जिसके लिए एम कर रहे हैं। कुछ छूटा तो नहीं इसमें हमारा बॉक्स वगैरह? नहीं, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट। ये सब आपको समझ में आया? जल्दी बताओ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।